बच्चे दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने सालों से माता-पिता, टीचर्स और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। तो चलिए, आज जीन पियाजे के शानदार आइडियाज के साथ एक बच्चे के दिमाग के विकास की इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। ये वो सवाल है जिसे पियाजे ने भी सुलझाने की कोशिश की, और यकीन मानिए, इसका जवाब हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। अब पियाजे का ये जो आइडिया था ना, वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उनका मानना था कि बच्चे बस खाली बर्तन की तरह नहीं होते जिसमें हम जानकारी भरते जाएं। नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो खुद एक्टिव होकर दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। तो ये नन्हे वैज्ञानिक वाला विचार आया कहाँ से? देखिए, जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि बच्चे का दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं है जिस पर हम कुछ भी लिख दें। उन्होंने कहा कि दिमाग का विकास एक एक्टिव प्रोसेस है जो बच्चे की बढ़ती उम्र और उसके आसपास के अनुभवों के मेल से होता है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पियाजे ने बताया कि बच्चे कोई छोटे-मोटे अडल्ट्स नहीं हैं जिनकी जानकारी कम हो, नहीं, बल्कि वो दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से सोचते और समझते हैं। इसीलिए उन्हें रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसे सिर्फ सोखते नहीं हैं। तो सवाल यह है कि ये ज्ञान बनता कैसे है? अच्छा, इसके लिए पियाजे ने कुछ खास तौर के टूल्स के बारे में बताया, और इसकी शुरुआत होती है जानकारी के कुछ, कह सकते हैं, मेंटल पैकेट से। तो ये जो पैकेट हैं, इन्हें पियाजे ने नाम दिया स्कीमा। स्कीमा को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में किसी भी चीज के लिए एक फाइल फोल्डर बना हो। हमारे दिमाग में जो भी जानकारी व्यवस्थित तरीके से रखी है, वो स्कीमा है। तो जब हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हम सबसे पहले उसे अपने पुराने स्कीमा यानी अपने पुराने फोल्डर में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। जैसे दाल चावल में और चावल मिला लेना, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ये आत्मसातीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए एक बच्चे ने पहली बार पतंग देखी। अब उसके दिमाग में उड़ने वाली चीज का फोल्डर तो चिड़िया के नाम से बना है। तो वो क्या करेगा? वो फौरन चिल्लाएगा, देखो वो चिड़िया। लेकिन क्या हो अगर नई जानकारी पुराने फोल्डर में फिट ही ना हो, मतलब दाल चावल में कोई कंकड़ आ जाए? तब होता है समायोजन। इसका मतलब है हमें अपना पुराना फोल्डर, अपना पुराना स्कीमा बदलना पड़ता है या एक नया बनाना पड़ता है। तो चलिए वापस उस पतंग वाली कहानी पर चलते हैं। जब किसी ने बच्चे को बताया कि अरे ये चिड़िया नहीं पतंग है, तो बच्चा सोचता है, अच्छा धागे वाली चिड़िया। बस यहीं से पतंग के लिए एक बिल्कुल नए स्कीमा की, एक नए फोल्डर की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच का बैलेंस है ना, इसी को पियाजे ने कहा संतुलन। यही वो ताकत है जो हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करती है। जब दिमाग में सब कुछ सुलझ जाता है तो हम एक मानसिक शांति की स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ज्ञान बनाने के ये टूल्स क्या हैं, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन। अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। पियाजे ने बच्चों के विकास को 4 अलग-अलग स्टेजेस में बांटा है। ये 4 स्टेजेस हैं: जन्म से 2 साल तक संवेदी पेशीय, फिर 2 से 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 साल तक मूर्त संक्रियात्मक और 11 साल के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को समझते हैं। सबसे पहला पड़ाव संवेदी पेशीय। यहां बच्चा अपनी सेंसेस से, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर और हरकत करके सीखता है। इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वस्तु स्थायित्व को समझना। इसका मतलब, अरे वही, जब हम बच्चे के साथ पीकाबू खेलते हैं तो उसे पता होता है कि चेहरा गायब नहीं हुआ, बस छिपा है। अब आता है दूसरा स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक। यहां बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जैसे झाड़ू को घोड़ा मानकर उस पर सवारी करना। पर उनकी सोच में अभी लॉजिक की एंट्री नहीं हुई है और कुछ सीमाएं हैं। इस स्टेज की एक बहुत ही दिलचस्प बात है आत्मकेंद्रिता। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सेल्फिश है, नहीं, इसका मतलब है कि वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख सकता है। उसे लगता है जो मैं देख रहा हूं वही सब देख रहे हैं। जैसे फोन पर बात करते हुए हमें सिर हिला देना, ये सोचे बिना कि सामने वाला तो देख ही नहीं सकता। एक और लिमिटेशन है केंद्रीकरण, मतलब बच्चा एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है। जैसे अगर आप 2 गिलासों में बराबर जूस डालें, एक लंबा और पतला, दूसरा छोटा और चौड़ा, तो बच्चा हमेशा यही कहेगा कि लंबे वाले गिलास में जूस ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसकी ऊंचाई देख पा रहा है, चौड़ाई नहीं। अब हम पहुंचते हैं तीसरे स्टेज पर, मूर्त संक्रियात्मक। यहां फाइनली लॉजिक की एंट्री होती है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये लॉजिक सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जिन्हें बच्चा देख सकता है, छू सकता है, यानी कॉन्क्रीट चीजों पर। इस स्टेज की सबसे बड़ी जीत है संरक्षण की समझ। अब बच्चा ये जान जाता है कि अगर लड्डू को तोड़कर उसका चूरा भी बना दें, तो भी लड्डू उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। और ऐसा वो इसलिए समझ पाता है क्योंकि अब उसके पास दो नई मेंटल पावर्स आ गई हैं। विकेंद्रीकरण, यानी वो अब ग्लास की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों देख सकता है, और उत्क्रमणीयता, मतलब वो मन ही मन में उस चूरे को वापस लड्डू बना सकता है। और अब आता है आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक। यहां सोच सिर्फ देखी दिखाई चीजों तक सीमित नहीं रहती, अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। क्या होगा अगर वाले सवाल। अब इंसान एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, जैसे ईमानदारी, न्याय और डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है। जैसे अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो जाहिर है ए सी से बड़ा ही होगा। ये है सोच का टॉप लेवल। तो ये थे पियाजे के 4 स्टेज। उन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। लेकिन जैसा हर बड़े सिद्धांत के साथ होता है, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं और अपनी सीमाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पियाजे की थ्योरी एकदम परफेक्ट थी? क्या इसमें कोई कमी नहीं थी? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ आलोचकों का मानना है कि ये जो स्टेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। मतलब विकास इतना सीधा सादा एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसा नहीं होता, ये बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि पियाजे ने शायद कल्चर और माहौल के असर को थोड़ा कम आंका। मतलब एक अच्छा माहौल और अच्छे टीचर्स बच्चे को चीज़ें जल्दी सिखा सकते हैं, जो पियाजे के फिक्स स्टेजेस वाले आइडिया में ठीक से फिट नहीं बैठता। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। हम अपने आसपास मौजूद इन नन्हे वैज्ञानिकों की मदद कैसे कर सकते हैं? कैसे हम उन्हें उनकी खोज में और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं?